नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि की एक बहुत ही असाधारण कहानी के बारे में। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसने हमारे देश को अनाज की भारी कमी के दौर से निकालकर खाद्य आत्मनिर्भरता के शिखर तक पहुंचाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने ये इतना बड़ा बदलाव किया कैसे? एक देश जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो फूड सिक्योरिटी हासिल करने में कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है हरित क्रांति की कहानी में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये हरित क्रांति आखिर थी क्या। देखिए, 1965 के बाद का जो दौर था ना, उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हुआ ये कि खेती के जो पुराने तरीके थे, उनमें एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। और इस बदलाव की नींव कह सकते हैं 3 चीजों पर टिकी थी। बेहतर बीज, जिन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी या HYV सीड्स कहते हैं, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का बढ़ता इस्तेमाल। हमारे सोर्स से एक दिलचस्प बात पता चलती है। देखिए, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल तो दुनिया भर में कई कृषि प्रयोगों के लिए हुआ, पर जो असली और सबसे बड़ी सफलता इसे मिली, वो भारत में ही मिली। तो सवाल है कि ये क्रांति हुई कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहला, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जबरदस्त इस्तेमाल। दूसरा था डबल क्रॉपिंग, मतलब एक ही खेत में साल में 2-2 फसलें उगाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो थे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे बीज जो बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। और हाँ, यहाँ 2 नाम लेना बहुत जरूरी हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और हमारे अपने महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनका योगदान इस मामले में वाकई अमूल्य था। अच्छा, तो ये क्रांति हो तो गई, पर इसका असर क्या हुआ भारत पर? सच कहें तो शुरुआती नतीजे इतने जबरदस्त थे कि उस दौर को सुनहरी फसल कहना बिल्कुल सही होगा। इस क्रांति ने तो जैसे भारतीय इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सोचिए, अनाज का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, जिससे सीधे सीधे किसानों की आमदनी बढ़ी। जो अनाज हम इंपोर्ट करते थे, वो बंद हो गया। देश आत्मनिर्भर बन गया। इससे इकोनॉमी को एक नया बेस मिला। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसके लिए एक मजबूत जमीन तैयार हो गई। और इन सबसे ऊपर देश ने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कुछ ऐसी कीमतें भी थी, कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनके बारे में उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इसे एक तरह का सौदा समझ सकते हैं। एक तरफ हमें मिला फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। और वो कीमत थी हमारे पर्यावरण का नुकसान, हमारे ज़मीन और पानी जैसे रिसोर्सेज का खत्म होना और किसानों के लिए खेती की लागत का लगातार बढ़ना। अब ये जो दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, ये पहली हरित क्रांति की खामियों को बिल्कुल साफ साफ बताता है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी कमियां आखिर थीं क्या। हुआ ये कि इस इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से कई सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ज़मीन की अपनी ताकत, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे। ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक हद तक नीचे चला गया। दूसरी तरफ किसानों के लिए बीज, खाद, ये सब इतने महंगे हो गए कि लागत बढ़ गई और ज़मीन भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई, जिससे खेती करना और भी मुश्किल हो गया। अब इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक नए अध्याय की शुरुआत करनी पड़ी, और इसी को हम कहते हैं दूसरी हरित क्रांति। ये एक तरह से पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश थी। इस नई क्रांति का मकसद बिल्कुल साफ था। पहला तो ये कि जो भी प्रॉब्लम्स पहली क्रांति से पैदा हुई, उनको ठीक किया जाए, और दूसरा, देश की फूड सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म के लिए पक्का किया जाए। लेकिन इस बार एक बहुत जरूरी शब्द जुड़ गया था, टिकाऊ तरीका, यानी सस्टेनेबल तरीका। तो इस दूसरी क्रांति में कई बड़े और जरूरी कदम उठाए गए। जैसे इसका फोकस शिफ्ट करके पूर्वी राज्यों में पैदावार बढ़ाने पर लाया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, और सबसे जरूरी बात, वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी बचाने और मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाने जैसी सस्टेनेबल टेक्निक्स पर जोर दिया गया। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बात की, उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
तो फटाफट से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात, हरित क्रांति, मतलब 1965 के बाद HYV बीजों का आना। दूसरा, MS स्वामीनाथन, इस क्रांति के पीछे के प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक। तीसरा, सबसे बड़ी कमी क्या थी, मिट्टी के पोषक तत्वों और ग्राउंड वाटर का खत्म होना। और चौथी बात, दूसरी क्रांति का मकसद क्या था, पहली क्रांति की खामियों को ठीक करना, और इसका ज्योग्राफिकल फोकस कहाँ था, पूर्वी राज्यों पर। अब कुछ फटाफट सवाल जवाब हो जाए। पहला सवाल है, हरित क्रांति किस देश में सबसे सफल रही? अगला सवाल, पहली हरित क्रांति के 3 मूल तत्वों में से कोई 2 बताइए। तीसरा प्रश्न है, इस क्रांति से जुड़े प्रमुख भारतीय आनुवांशिकीविद का नाम क्या था? चौथा सवाल, जल संसाधनों को लेकर एक बड़ी कमी क्या सामने आई? और 5वां सवाल, दूसरी हरित क्रांति का लक्ष्य भारत के किस क्षेत्र में फसल उत्पादन बढ़ाना है? और ये रहा आखिरी सवाल, दूसरी हरित क्रांति की किसी एक टिकाऊ पहल का नाम बताइए। ये शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। तो भारत की कृषि यात्रा आज भी जारी है और भविष्य की चुनौतियां निश्चित रूप से नई क्रांतियों की मांग करेंगी। अगर ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।